हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करते हैं। आपके लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस पर डे लेकर के आते हैं। इस सीरीज़ की आपकी आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले आपके 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आपके इस मतलब तीसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो उसमें ब्रश में पानी लगा होता है, वो अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण आपके शेविंग ब्रश के बाल जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसीलिए बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। वायुमंडल और बादल की अगर तुलना की जाए तो उसमें बादल का घनत्व वायुमंडल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में आपस में वायुमंडल में जो है तैरते रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लो किसी चीज़ में तैरती है, तो उसका कारण होता है कि उसका घनत्व जो है कम होता है। तो यहाँ पर भी हम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुक जाता है। ठीक है, अगर मान लो हम किसी भी मोड़ पर मुड़ते हैं तो बाहर की ओर झुक जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है। जो जड़त्व होता है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। और दिशा का जो जड़त्व होता है, ये अपनी दिशा को परिवर्तित करने नहीं देता है। इसी कारण अगर मोड़ पर अचानक कोई भी साइकिल सवार व्यक्ति मुड़ता है तो वो बाहर की ओर झुक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब इसका रीजन हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, वायुमंडल होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, और उसका दाब जो है हमारे ऊपर पड़ता है, जिसके कारण हम आसानी से खड़े रह सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दाब जो है बहुत कम होता है। इसी कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर बढ़ जाएगा, या कम होगा, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो अगर कोई भी बर्फ का टुकड़ा किसी पानी की सतह पर तैरता रहता है तो वो नॉर्मली आधा डूबा हुआ तैरता है, और जब बर्फ पिघलती है तो पानी का जो स्तर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण होता है घर्षण की कमी, क्योंकि घर्षण बल ही ऐसा बल होता है जिसके कारण हम किसी भी स्थान पर आसानी से चल सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर घर्षण बल का मान कम होता है वहाँ पर हम फिसलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी से अगर मान लो कोई भी वस्तु किस वेग से बाहर फेंकी जाए, या किस वेग से भेजी जाए कि जिससे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाए, तो इसके लिए कम से कम या न्यूनतम वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है या भेजी जाती है, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो भी किसी भी पिंड का जो भार होता है वो स्मॉल जी पर निर्भर करता है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, स्मॉल जी। इस पर किसी भी पिंड का भार निर्भर करता है। तो जहाँ पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है वहाँ पर पिंड का भार भी अधिकतम होता है।
तो इसलिए यहाँ पर जो है जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है, इसीलिए ध्रुवों पर जो है पिंड का भार भी अधिकतम हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस पर लगने वाला उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो जो किसी पिंड पर उत्प्लावन बल लगता है वो पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है, यानी कि द्रव के भार के बराबर होता है। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल का मान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? घर्षण को बढ़ाना, गतिक घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना, केवल सुविधा के लिए। तो यहाँ पर जो बॉल बेयरिंग होती है इसका काम होता है स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना, क्योंकि अगर मान लो कोई भी पहिया होता है तो वो पहले स्थिर अवस्था में होता है और उसको गति की अवस्था में लाने के लिए स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलने की आवश्यकता होती है, और जो कार्य बॉल बेयरिंग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं या फिर जो भी हमारे द्रव चालित स्क्रू जैक होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं, पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें जो ऊर्जा भंडारित की जाती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वहाँ पर जब घड़ी में चाबी लगाई जाती है तो उसके घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो है स्टोर हो जाती है, और फिर बाद में वो स्थितिज ऊर्जा घड़ी को गतिज ऊर्जा प्रदान करती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व तो बढ़ता है, दूध का घनत्व तो घटता है, दूध का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध का घनत्व बढ़ता है, क्योंकि जब क्रीम निकाली जाती है तो उसका आयतन कम हो जाता है, और जब आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो बर्नौली का सिद्धांत है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो किसी भी द्रव की जो ऊर्जा होती है, यानी कि बर्नौली सिद्धांत के अनुसार किसी भी द्रव की ऊर्जा यानी कि समस्त ऊर्जाएं जो होती हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग जो है एक नियतांक होता है, यही हमारा बर्नौली सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की ऋणात्मक प्रकृति को क्या कहते हैं? तो जो त्वरण की ऋणात्मक प्रकृति होती है उसे मंदन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी बाइक होती है या फिर कोई भी गाड़ी होती है तो कभी कभी उसका वेग जो है बढ़ता है, जब उसका एक्सीलेटर लेते हैं तब उसका वेग आगे बढ़ता है, लेकिन अगर जो है उसमें ब्रेक लगाया जाता है तब उसका वेग धीरे धीरे घटता रहता है। तो उस टाइम पर जो त्वरण होता है उसे ही मंदन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो यहाँ पर प्रत्यास्थ से इस क्वेश्चन से पहले हमें प्रत्यास्थता का मतलब मालूम होना चाहिए। तो प्रत्यास्थता जो है किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपनी वापस यानी कि अपनी स्थिति में वापस पुनः आ सकता है। जैसे आप स्प्रिंग को देखते हो, अगर स्प्रिंग को हम दबाते हैं उसके बाद में छोड़ने के बाद में वह पुनः अपनी वापस की स्थिति में या दोबारा उसी स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो उसी तरह से यहाँ पर जितने भी ये चीज़ें आपको दी गई हैं, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक में से सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ होता है वो स्टील होता है, यानी कि स्टील की छड़ को आप खींच के छोड़ देते हो तो वह पुनः अपनी वापस की स्थिति में आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव
तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। इसीलिए हम किसी भी कपड़े की जो सफाई करनी होती है उसके लिए पहले जल में साबुन को घोलते हैं, उसके बाद में उस जल का यूज़ करते हैं, उस जल का प्रयोग करते हैं कपड़े को धोने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो जो वेग परिवर्तन की दर है ये त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर धनात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। लेकिन जब ऋणात्मक परिवर्तन होता है तब उसे मंदन कहते हैं। और त्वरण का मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है। तो श्यानता की इकाई जो है पॉइज होती है। तो पॉइज यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा श्यानता की इकाई पॉइज होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए है स्याही का सूखना, ऑप्शन बी है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी है सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ऑप्शन डी है पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो जो पौधे की जड़ होती है इसके द्वारा जब जल ऊपर की तरफ आता है तो वो उसमें जो आपके केशिका तो होते ही हैं, साथ में जो है पौधे में जो ऊतक होते हैं आपके जाइलम, वो भी यहाँ पर जो है कार्य करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए केवल केशिका तो नहीं होता है, बाकी ऑप्शन ए, बी और सी केवल केशिका के कारण ये तीनों क्रियाएं आपकी होती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। आप ये तीसरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पर डे इसी टाइम जो है लगभग मतलब शाम के टाइम एक वीडियो जो है मिल जाएगी फिजिक्स के क्वेश्चन की। थैंक यू।